आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है हमारी 6th क्लास है। हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी बुक है हम लोग उसको देख रहे हैं, उसी में आपका चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग का प्रारंभ करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में है खुशहाल गांव समृद्ध शहर। ये हमारा चैप्टर है और हम लोग आपका इसको ही पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि हमारे जो गांव है खुशहाल गांव किस प्रकार है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, समृद्ध शहर किस प्रकार है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से इनको देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए ज़्यादा समय लेते हुए सीधा हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपके समक्ष जो है चैप्टर नंबर 8 आपके पास है। ठीक, अब आप इसको देखिएगा, इस चैप्टर नंबर 8 को अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो आपको समझ आएंगी। चैप्टर नंबर 8 में देखिए सबसे पहले खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यानी कि गांव की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो जो आपका राइटर है वो क्या कह रहा है कि गांव है कैसे, खुशहाल है, समृद्ध है। ठीक, और जैसा आपको पता है कि जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपने चैप्टर को हम लोग आपका प्रारंभ करते हैं और एक एक करके हम उसको देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, यानी कि जो आपके लोहार की दुकान है उस पर कौन है आपका, एक कोई आप जैसा ही विद्यार्थी है प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करता देख रहा था। एक छोटी सी बेंच, कुल्हाड़ी और हाशिए जैसे कुछ औजार बेचने के रखे थे। दूसरी ओर मुट्ठी भर जल भर रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर पर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब देखकर बड़ा मजेदार लग रहा था। अब सिंपल है, जब कोई चीज आपने नहीं देखी हो अगर आप उसको देखते हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। जैसे कि आपके प्रभाकर देख रहा था कि जो लोहार हैं वो लोहार अपना कुछ बना रहे हैं और उसको बार बार पीट रहे हैं, उससे कुछ औजार बना रहे हैं। तो वो सब चीज उनको आपको क्या है दिखाई दे रही थी। इसके विषय में ही ये सारी चीज है, समझिए। देखिए अब मेन चीज है जो आपका शुरू हुई है, आप इसको पढ़ें और देखें। जैसे सबसे पहले में इसमें देखना आप लोग लोहे के औजार और खेती। ये जो लोहे के औजार हैं और जो खेती है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। कह रहे जो लोहे का हम लोग यूज करते हैं वो एक आप बहुत जनरल आम बात है। लेकिन जैसे आप लोग इतना लंबा आप पढ़ के आए हैं चीजों को तो आपको पता होगा कि एकदम से ही हम लोगों को लोहा नहीं मिल गया, एकदम से इसको बनाने की जो आपकी कला है वो हमको नहीं मिली। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जिन्हें हम देखना है। देखिए लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। समय को ध्यान रखिएगा बच्चों, कितने साल पहले? 3000 साल पहले। महापाषाण काल कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। कह रहे कि जो महापाषाण काल की जो आपकी कब्र है उन कब्रों में जो आपके लोहे के औजार हैं वो औजार क्या मिलते हैं? बड़ी संख्या में मिलते हैं। यानी कि जो आपके महापाषाण काल में जो आपकी कब्रें बनी हुई थी उन कब्रों में जो व्यक्ति आपके दफनाए गए थे, मैंने आपको बताया क्या बताती है कब्रें और किताबें। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका किस तरह से जब कोई व्यक्ति को आपका दफनाया जाता था तो उसके साथ कुछ खाने पीने का सामान, किसी के साथ आभूषण आपका हीरे रतन और किसी के साथ लोहे के पत्थर के औजार इत्यादि को दफनाया जाता था। जैसे हम किसी को आपका योद्धा मानते थे, हम किसी को राजा, परिवार, शाही, व्यापारी वर्ग, इस प्रकार के वर्ग से मानते थे, वो सब चीज हम लोगों को मिली है। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। अब देखिए ये चीज क्या कह रहे हैं कि तुम इसके विषय में जो है अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है।
कह रहे जो आज से अगर 2500 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो जो औजार हैं वो उनका प्रयोग कहाँ हो रहा था, अगर हम लोग वहाँ इसको देखें तो आपको बच्चों क्या है बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अब देखिए जंगलों को साफ करने के लिए जो आपकी कुल्हाड़ी होती है उनसे पेड़ काटे जाते रहे होंगे, और जो हल के जो फल हैं हम क्या कर रहे होंगे, उनके माध्यम से हम जुताई का प्रयोग कर रहे होंगे, जिन्हें तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ा। और कह रहे इसके विषय में तुम चैप्टर नंबर 5 में आपका पढ़ चुके होंगे। तो जितनी भी चीजें हैं अब तक जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे लोहे का उपयोग हो, लोहे के बारे में पढ़ना हो, में हम 4 और 5 जो हमारा अब आपके चैप्टर है हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। आप उससे पहले थोड़े से कुछ आपके चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को देखिएगा, फिर देखकर कुछ आपके पिक्चर जो है वो आपके माइंड में बनेगी और आप उस पिक्चर को जान पाएंगे। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो, हाशिया, कुल्हाड़ी और सड़सी, ये आपका संडासी। देखिए ये आपकी संडासी है, ये वाली, जिससे आप ये चीज को पकड़ सकते हैं, जिससे लोहार क्या करता है लाल गरम तप्त चीज को पकड़ कर मांस को पकड़ता है, इसी से आपका संडासी से। आप देखिए थोड़ा सा कुछ आपका नया पढ़ते हैं इस अपने चैप्टर के माध्यम से, ताकि हमको कुछ जो आपकी नई चीज है कुछ वो आपका देखने के लिए मिले। देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अनेक कदम, कह रहे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे। उन कदमों में अगर आप उनको देखें तो उनमें सबसे पहला कदम था आपका क्या बच्चों, सिंचाई। देखिए समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्य के का बने रहना मुश्किल था। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि जो गांव आपका समृद्ध है, क्लियर है, समृद्ध का मतलब आर्थिक रूप से सशक्त है, उसमें ये कह रहे कि बिना राजाओं के और उसके राज्य के बना रहना मुश्किल था, यानी कि राजा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था और राज्य का भी। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई अध्याय 5 में कृषि महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। कह रहे जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी कृषि का विकास हो तो उसमें औजार, रोपाई और सिंचाई ये ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिनके माध्यम से आप कृषि को बढ़ावा दे सकते। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्या किया गया उनके लिए हम लोगों ने कि जो हम आपकी सिंचाई कर सकें अपनी फसलों के लिए, क्या क्या किया हमने, नहर बनाई, हमने कुएं बनाए, हमने तालाब बनाए और कृत्रिम जलाशय, यानी कि हमने आपका कृत्रिम रूप से जल को जहाँ इकट्ठा कर सके उस तरह की चीजों का निर्माण किया, ताकि हम आपका कृषि के सिंचाई में हम लोग आपका क्या कर सकें, आपका बढ़ावा दे सकें। ऐसी हमारी आपका कोशिश रही। ठीक, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाई देंगे। खाली स्थान में सही वाक्य भरो। लोग द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदायगी के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई के लिए योजना बनाई और धन खर्च करा। अब देखिए अगर राजा सिंचाई का प्रबंध करेगा तो उसमें पैसा भी खर्च होगा, और जब सिंचाई अच्छी होगी तो जो किसान है गांव के, उनका जो उत्पादन है, जो उनका प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। और एक अनिश्चितता जो बनी रहती थी कि हमको लाभ होगा नहीं होगा, फसल कैसी होगी, सिंचाई कम है, तो उससे भी उनको दूर मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और इन सब चीजों से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और लोगों के श्रम जो किया है उन्हें उस चीज का आपको लाभ मिलेगा इन सब से। अब देखिए राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक, वे किसान से आपका कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। अब देखिए यह सिंचाई से ही आपका संभव था। कह रहे अगर सिंचाई कर देंगे तो ऐसे क्या होगा, आपका संभव था। अब देखिए सबसे पहले समझिए, आपको खालिस्तान बनना है, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था और वे वहां किसानों से कर लेते थे।
और कर लेते थे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ लिख सकते हैं सिंपली कि उनको जो उनकी फसल है उन्हें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और सिंचाई की व्यवस्था होगी तो संभव हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो वो टैक्स को दे सकते हैं और राजस्व बढ़ेगा, और राजस्व बढ़ने से सारी समस्याएं जो है आपकी दूर हो जाएंगी। अब देखिए इसी में थोड़ा सा आप समझे, गांव में कौन रहते हैं, अरे गांव में आखिर में कौन रहते हैं, या वो आपको देखना है गांव में कौन रहते हैं, गांव में कौन रहते थे। अब देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा पश्चिमी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कह रहे कि अगर हम गांव की बात करें, गांव में कौन रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो अगर इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों की बात करें तो इसमें जितने भी गांव थे उन गांव में आपके कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। एक तमिल क्षेत्र में बड़े भूभाग के बेलार, साधारण हालकों का उदाहरण, और आपके भूमिहीन मजदूर दास, कैंडिस कैंडसरिया और अदाईमल कहते थे। अब देखिए अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं। अगर आपके तमिल वाले क्षेत्र के हैं उन तमिल भूस्वामियों को बेल्ला कहा गया, क्लियर है, और जो साधारण हल वाहक थे उनको पूर्णबार कहा गया, भूमिहीन जो आपके मजदूर थे और दास थे उनको कैटसियार कहा गया, और जो बचे थे उनको अधिमही कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यानी गांव का जो मेन व्यक्ति होगा उसको क्या कहते थे, भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे, और कह रहे कि जो भोजक था, इस भोजक में ये व्यवस्था थी कि एक ही पीढ़ी का व्यक्ति कई वर्षों तक इसमें वो आपका भोजक के रूप में काम कर सकता था, यानी कि ये वंशानुगत हो गया था, आपकी परंपरागत थी कि अगर किसी का पिता है तो उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, इस प्रकार से ये आपका चल रहा था। यानी कि यही पद अनुवांशिक था। क्या था बच्चों, अनुवांशिक। उसी के आधार पर ये सारी चीजें आपकी हो रही थी और आपका चल रहा था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि भोजक का पद किसको मिलेगा, जिसके पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन होगी। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। होता क्या था कि जो ये आपके भोजक होते थे, इन भोजकों की जो आपकी जमीन थी, उन जमीन पर आपके जो काम करने वाले लोग थे वो लोग कौन थे, या तो दास, या फिर जो आपके भूमि पर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वही लोग क्या करते थे, इनके यहाँ काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे। अब कह रहे कि इसके अतिरिक्त और भी कुछ काम था, अगर मान लो कोई टैक्स वसूलना है, कुछ करना है, तो आपका राजा इनको ही बोलते थे कि आपको क्या करना है, आपको टैक्स वसूल लेना है, तो वो कर की भी जिम्मेदारी इनको सौंप दी। राजा भी कर वसूली का काम इन्हीं को सौंपते थे। ये न्यायाधीश का और भी कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, यानी को इनको कुछ आपके जज जैसी अधिकार मिले थे कि आप न्याय भी कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसी स्थिति हो जाती थी तो वहाँ ये आपका पुलिस का भी काम करते थे। यानी ग्राम भोजक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पद था, जो गांव में सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, उसके बहुत सारे दायित्व और बहुत सारी जिम्मेदारी उनको मिली हुई थी, जिसके आधार पर ये सब चीजें काम कर रही थी। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। कह रहे जो आपके भोजकों के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी कृषि कर रहे थे, जो आपके कृषक थे, जो किसान थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या बोलते थे, गृहपति। गृहपति कौन, जो व्यक्ति भोजकों के अलावा स्वतंत्र रूप से अपनी कृषि कर रहा है, हम उसको गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। होता क्या था कि जो आपके छोटे किसान हैं वही लोग इसमें होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, उन्हें दास यानी कि
कर्मकारक आते थे, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। यानी कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों के यहाँ जमीनों पर काम करते थे। उस काम करने के बदले वो क्या करते थे, अपनी जीवन याचिका को आपका चलाते थे, उनको देखते थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी शामिल थे। कैसे थे गांव में? कुछ कुम्हार, आपके लोहार जो आपके लोहा बनाते हैं, कुम्हार जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बढ़ई जिससे लकड़ी के से कुछ जो आपके सामान बनाते हैं लकड़ी का, बुनकर जो आपके धागा वागा बनाते हैं, और शिल्पकार जो आपकी मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, वो लोग भी क्या थे, इसमें आपका शामिल थे। ठीक, यानी कि गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या था, इस तरह से आपका निवास कर रहा था। अब आपको थोड़ा सा जो आपको देखना है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, कि हमारे प्राचीन समय में कुछ तमिल आपकी रचनाएं थी। वो रचना क्या थी, उन रचनाओं को हम लोगों को बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है और बहुत अच्छे से उनको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी तमिल रचनाएं थी जिनको हम देख सकते हैं। देखिए, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। यानी कि जो भी आपकी तमिल की रचनाएं हैं, उन सारी रचनाओं को हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै चित्र मानचित्र 7 में प्रश्न नंबर 105 पे आपको मदुरै मिल जाएगा। कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। लेकिन संगम इसलिए बोलते हैं कि जो इतिहास है वो अलग अलग रूप से लिखा गया, फिर क्या हुआ, बहुत सारे कवियों का जो इतिहासकार हैं उनका एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के माध्यम से जो इतिहास है, खास बात करें हम लोग, अगर आप देखें तो इतिहास है जो आपका दक्षिण भारत का, इसका बच्चों दक्षिण भारत का, तो हम दक्षिण भारत के इतिहास को हम संगम के अनुसार ही पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या कहा उसको, संगम, क्योंकि हमने सम्मेलन हुआ और इसका समाकलन संकलन यानी कि उसको इकट्ठा किया गया। गांव में रहने वाले जिन तमिलों के नाम का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। और कह ले जिन चीजों का हम लोगों ने अभी उल्लेख किया है, क्लियर है, घृपति, भौजक, ये क्या है, इन सब का उल्लेख आपको जो संगम साहित्य है उस संगम साहित्य में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको बेसिकली समझ आया कि नहीं आया, कि संगम साहित्य में क्या था, जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं उनका उल्लेख आपका संगम साहित्य में है, संगम साहित्य किस प्रकार बना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या चीजें हैं, ताकि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, उसको समझ सकें, हर एक पहलू को आप गौर कर सकें। देखिए, नगर, अगर हम लोग बात करें नगर, तो ये कुछ स्थितियां आपकी गांव की रही थी कि भाजक थे, गृहपति थे, किस प्रकार से हल का प्रयोग हो रहा था, किस प्रकार से जो था औजारों का प्रयोग हुआ, आपकी कृषि बढ़ी, सिंचाई की उपयोगिता बढ़ी, किस प्रकार से लोगों में जो अनिश्चितता थी उत्पादन के लिए वो आपका बढ़ गया, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, और प्रोडक्शन अच्छा होने के बाद तो वहाँ लोगों को टैक्स देने में कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आई, राजा का योगदान था तो जिससे उनकी कृषि बढ़ी तो उन्होंने भी टैक्स में भी कोई किसी प्रकार की समस्या न आते हुए सारा चीज अच्छे से हो गई। यानी कि कुल मिला के अगर हम कहें कुछ व्यवस्था की गई जिनके माध्यम से गांव को समृद्ध बनाने का आपका प्रयास किया गया। ठीक, क्योंकि बेसिकली बात आपके तमिल जो साहित्य है उसी में हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नगर क्या कहती है, कहानियां, यात्रा, विवरण, मूर्ति कला और पद्धत। हम बात करें अगर नगर की, नगर मतलब शहरों की, तो शहर के विषय हमें क्या पता चलता है, क्या बताती है कहानियां, भाई किसकी कहानी, नगरों की कहानी। क्या बताते हैं शहरों के यात्रा विवरण, नगरों के क्या बताती है मूर्ति कला, और क्या बताता है पुरातत्व, कि शहर क्या थे और किन चीजों के आधार पर आप शहर की वो आपकी तुलना कर रहे हैं। ठीक, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, जातक होती है कथाएं, क्लियर है,
वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। अब देखिए, जातक कथाएं का नाम सुना होगा, तो जातक कथाएं सबसे पहले बुद्ध से जुड़ी हैं। क्लियर है? गौतम बुद्ध से जुड़ी हैं। और जातक कथाएं वो होती हैं जो आपकी नानी, दादी, दादा आपको शाम को सुनाते हैं रात्रि में सोते समय, कि एक राजा था और उसके बाद इतना बड़ा महल था। तो ये सब जातक कथाएं होती हैं, जो आपकी मौखिक होती हैं, वो सब आपकी जातक कथाएं हैं। ठीक है? अब देखिए, और देखें आप लोग, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। कह रहे जो आपके बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया था, इसका संकलन किया था। ठीक, ये आपको याद रखना। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बनता है। क्या बताया गया है कि आपका किस तरह से एक जो आपका निर्धन व्यक्ति है वो किस तरह से धीरे धीरे आपका क्या बनता है बच्चों, धनी बनता है। इसके विषय में बताया गया है जातक यानी कि कहानी जो थी। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग सारी इस चीजों को देखते हैं। एक निर्धन की चतुराई, यानी कि एक जो गरीब व्यक्ति था उसकी चतुराई की हम लोग बात करेंगे। ये जातक कथा है। शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वालों को बिल्ली के लिए बेच दिया। अब देखिए, मरा हुआ चूहा था उसके पास, उसने उस मरे हुए चूहे को भी एक सिक्के में किसी भोजनालय वाले को जो खाना वाना बनाते हैं, अब उनकी बिल्ली के लिए उसे बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली साफ करने की बात से परेशान हो गया। युवक ने माली से कहा, अगर तुम लकड़ियों और पत्तों से उसे मिल जाए तो बगीचे की सफाई वहाँ कर सकता है। माली तुरंत मान गए। देखिए, उसने कहा कि जो आपका राजा का जो आपका बगीचा जो आपका टूट गया है, इसमें बहुत सारी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे हो गए हैं, मैं उसको सफा कर सकता हूँ अगर क्या हो जाए, मुझे क्या मिल जाए, वो सारे बगीचे की जितनी भी लकड़ी वगैरह वो मुझे मिल जाए तो मैं कर दूं। तो माली क्या होता है, उसको वो आपका देखकर तुरंत जो है उसको मान जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहता है कि इकट्ठा कर लिए और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उसे एक एक मिठाइयां देगा। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को आपका खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे आ गए। अब देखिए, उसने सारे टहनियों को बच्चों से इकट्ठा कराया कि आपको मिठाई खिलाऊंगा, इकट्ठा हो गई। तो तभी देखिए, जो आपका कुम्हार होता है जो आपके राजा के बर्तन बनाता है, अब भाई उसके लिए उसको क्या चाहिए, ईंधन, क्योंकि वो आपका लकड़ियों की आंच से ही आपका पकाएगा बर्तनों को। वो उसने खरीद लिया। अब उसने खरीद लिया तो उसको कुछ क्या मिल गए, पैसे मिल गए। अब उस युवक ने एक और आपकी योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह शहर के द्वार पर गया और उसने कहा, घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाएगा। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब कह रहे कि भाई, उसने निश्चय किया कि जो लोग घास काटते हैं ऐसे वो 500 लोगों को पानी पिलाएगा। और पानी पिलाने के बाद क्या होगा कि उनको पानी पिलाएगा और लोग सुन के बड़ा खुश हो गए कि यार ये जो आपका बंदा है हमारे लिए आपका इतना सोच रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने कहा, मैं आपको यह तब तक बताऊंगा जब आप मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर
उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठा मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे उनने उन सबको पानी पिलाया, उन 500 लोगों को, घास काटने वाले को। अब जब उसको पता लगा कि कोई एक घोड़ा व्यापारी है और 500 आपके घोड़े वो आपका बेचने के लिए आ रहा है, तो उसने जिन लोगों को पानी पिलाया था, 500 घास वाले को, उनने उससे कहा कि आप क्या करें, अपनी एक एक जो घास का गट्ठर है उस गट्ठर को मेरे को दे दें और जब तक मैं ना कहूं आप अपनी घास ना बेचें। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिली तो उसने युवक के पास एक घास 1000 सिक्के में खरीदी। कितने में खरीद ली बच्चों? जो घास थी इस युवक की 1000 सिक्के में खरीद ली। अब देखिए, फ्री में घास ली और कितने में बेच दी? 1000 सिक्कों में। फ्री में लकड़ी इकट्ठा करी और उसको बेच दी। मरा हुआ चूहा था, वो भोजन आने वाले वहां बिल्ली को दे दिया, वहां से एक सिक्के में भेज दिया। यानी कि अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। अब देखिए, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। तो उसने कौन कौन से काम किए, तो आप उनकी सूची बना सकते हो। सबसे पहले उसने बिल्ली बेची, पेड़ों को बेचा, जो पेड़ की टहनियां और आपके पत्ते थे। फिर उसने क्या काम किया? तो उसने व्यवसाय किया, किसका? घास का। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि कै शहर में गए, गांव में, फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। कौन कौन से लोग जो शहर और गांव में रह रहे हैं। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति 500 घोड़े लेकर शहर में आया, वो क्यों आया होगा? ऑब्वियस बात है बच्चों, वो बेचने आया होगा। क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती हैं? कह रहे जो कहानी बताई है, जो कहानी हमने सुनी है, जो जातक कथा हमने सुनी है, क्या इसमें जो आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय को क्या आपका महिला अपना सकती हैं? ये हमको देखना है। ठीक, उत्तर के कारण बताओ और साथ में आपको जो उत्तर है उनके कारण बताने हैं। तो बच्चों, आज के इस आपका चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने यही सीखा कि आपका किस प्रकार से गांव आपके समृद्धशाली थे, आपके सुखी थे, धन धान्य वाले थे। इन सब चीजों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से देखा। एक जातक कहानी को भी पढ़ा और गांव में किस प्रकार से विकास हो सकता था, गांव किस प्रकार से आपके समृद्ध हुए। तमिल आपके साहित्य के अनुसार उन चीजों को देखा। भोजक आपके कौन थे, गृहपति कौन थे, किस तरह से वो आपके कर वसूलते थे, कैसे वंशानुगत थे, कैसे वो आपका न्याय का और एवं आपका पुलिस का भी काम करते थे, कैसे उनके पास बहुत सारे दायित्व उनको मिले हुए थे। तो इन सब विषय को हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा, सीखा और जाना। आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करती रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।